Hello everyone, myself Mukesh Mishra, welcoming you all to your own channel Urban Commerce. Today we are going to discuss our very next topic, sources of business finance. ठीक, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो सीबीएसई के अंदर इसका क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ में काफ़ी सारा जो है वेटेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एज वेल एज अगर हम क्लास 12th की बात करें आईएससी सिलेबस में, आईएससी बोर्ड के अंदर, तो वहाँ पर भी इस चैप्टर की जो है वो इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस चैप्टर का अगर रोल हम लें तो ये आपके बिजनेस एज वेल एज अकाउंटेंसी के कई सारे बेसिक्स कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हर एक मोमेंट पर, हर एक डिसीजंस पर आपको जो है वो मनी की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आपको मटेरियल खरीदना हो, चाहे आपको असेट खरीदनी हो, चाहे आपको लेबर का पेमेंट करना हो, या आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, हर एक एक्टिविटी में आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी। As your business prospers, there is a further need of finance for growth as well. अब अगर आपका बिजनेस ऑन ग्राउंड है और आपका बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहा है, आपका बिजनेस प्रॉस्पर कर रहा है, तो अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उस एक्सपेंशन के लिए भी आपको जो है वो मनी रिक्वायर्ड है। अब वो मनी आप किन सोर्सेज से जनरेट करेंगे? दैट मीन्स कि आपके पास कई सारे सोर्सेज होंगे जहां से आप मनी को ऑब्टेन कर सकते हैं, जहां से आप मनी को गैदर कर सकते हैं। बट हर एक सोर्स के अपने ही कुछ फायदे और नुकसान हैं। उन सारे फायदे नुकसान को हम, या प्रोज एंड कॉन्स को, या मेरिट और डीमेरिट को हम यहां पर डिटेल एनालिसिस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक, द फाइनेंशियल नीड ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहां पर इन्होंने जो उस कैपिटल की जो ज़रूरत है, उस कैपिटल की जो नीड है, उसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। वो पैसा जो आपको जनरली जो है वो फिक्स असेट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना होता है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें, आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर जहाँ से आपको करना है, दैट मीन्स आपको रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, आपको आपके लेबर का पेमेंट जहाँ से करना है, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। तो मैं दोनों की बात करूँ तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो आपको बिल्डिंग, असेट्स, ये सारी चीज़ें आपको जो स्टैब्लिश करनी थी, जो अपने बिजनेस का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, उसके लिए जो पैसा चाहिए था वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में था। और आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आता है। पैसे की ज़रूरत क्यों है, या इन फंड्स की ज़रूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस फंड का? तो अगर आप एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आपका बिजनेस का स्कोप आप बड़ा करना चाहते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, कई सारी ब्रांचेस डालना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। टू एंटर इन न्यू मार्केट, अगर आप नए मार्केट में जो है वो एंटर करना चाहते हैं, अभी तक आप लोकल मार्केट में डील कर रहे थे, आप लोकल मार्केट से बढ़कर जो है वो बाहर की स्टेट या बाहर के जो है वो डिस्ट्रिक्ट में या बाहर की कंट्रीज़ में गुड्स को जो है अपने पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा और उसके लिए आपको काफ़ी सारा पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी आपको फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज के टाइम में अगर बात करूँ तो किसी भी बिजनेस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है और प्रोडक्ट की लाइफ को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब आप प्रोडक्ट को ज़्यादा समय तक अगर मार्केट में रखना चाहते हैं, तो उसमें आपको नए नए इनोवेशन लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी आपको जो है एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना होगा और उस पर काफ़ी सारा जो है वो पैसा लगता है, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को डील करने के लिए जो चीज़ें जहाँ से आपको पैसा मैनेज करना है, वहाँ पर भी आपको फंड्स चाहिए। तो इन सारी जगहों पे आपको फंड्स रिक्वायर्ड हैं। मैं फंड्स की अगर इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो बिजनेस के अंदर फंड का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है जितना कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड का रोल माना जाता है। बिना ब्लड के ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, उसी तरीके से बिना फंड के बिजनेस भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब मैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को क्लासीफाई करूं तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को क्लासीफाई किया गया है कुल 3 कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, टाइम के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, एंड सोर्स ऑफ जनरेशन। ठीक,
पीरियड की बेसिस पर आपके जो फंड्स हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और मीडियम टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करें तो जब फंड्स आपके जनरली 5 से ज़्यादा साल के लिए रिक्वायर्ड हैं, अगर आपको फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायर्ड हैं, जनरली 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे समय के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आता है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत, अगर आपको फंड्स की ज़रूरत 3 से 5 साल के बीच की होती है तो वो आपका मीडियम टर्म फाइनेंस के अंदर आता है। और तीसरा आपका जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वो आपका लेस देन 2 ईयर्स पीरियड के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओन फंड एंड बोरोड फंड, जब ओनर्स अपने पास से, अपने सोर्सेज से जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो ओन फंड में आता है। ठीक, बोरोड फंड जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से पैसे को बोरो करते हैं, फंड्स को बोरो करते हैं तो वो आपका बोरोड फंड के अंदर आता है। मैंने फिर से कहा, हर एक सोर्स के अपने ही मेरिट और डीमेरिट हैं विच वी विल बी डिस्कसिंग। एक एक सोर्स को हम जो है वो डिटेल से आगे डिस्कस करते चलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, तो इंटरनल फाइनेंस एंड एक्सटर्नल फाइनेंस। इंटरनल फाइनेंस जब फर्म विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अपने ही ऑर्गेनाइजेशन, अपने ही सोर्सेज से पैसा जनरेट करती है, मतलब बाहर से वो कहीं से पैसा नहीं ले रही है, तो वो इंटरनल फाइनेंस है। और एक्सटर्नल फाइनेंस जब फाइनेंस बाहर से ऑब्टेन किया जाता है, दैट मीन्स फर्म अपने सोर्सेज से ना होकर बाहर से पैसा जो है वो लेती है, तो वो आपका एक्सटर्नल फाइनेंस है। अब थोड़ा सा एक एक पॉइंट हम जो है इनके डिफरेंसेस की बात कर लें। ओनर्स फंड और बोरोड फंड का डिफरेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस। तो सबसे पहले जो डिफरेंस हमें प्रोवाइडेड है वो डिफरेंस प्रोवाइडेड है डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग गिवन है, ओनर्स फंड मीन्स फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज। वो पैसा जो कि फंड ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ, वो ओनर्स फंड में आता है। बोरोड फंड वो पैसा जो कि हमने रेज किया है आउटसाइडर्स से थ्रू लोन और बोरोइंग्स। ओनर्स फंड का जो ड्यूरेशन होता है जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, जबकि बोरोड फंड जो होता है वो जनरली शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है एज कंपेयर टू ओनर्स फंड। ओनर्स फंड का रिफंड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड, जबकि बोरोड फंड एक सीमित अवधि के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लिया गया होता है, और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड बीत जाने के बाद उस पैसे को हमें वापस करना होता है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओनर फंड। जबकि बोरोड फंड की बात करें तो डिबेंचर्स, ट्रेड क्रेडिट, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बोरोड फंड। Coming to the next difference between internal source and external source. तो internal source of capital are those sources that are generated within the बिजनेस की बाउंड्रीज के अंदर से जो पैसा हम जनरेट कर लेते हैं, वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एक्सटर्नल सोर्स की बात करें, वो पैसा जो हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ऑब्टेन करते हैं, वो आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग को बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल सोर्स। हम अभी इनके बारे में भी आगे एक एक पॉइंट, एक एक सोर्स को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम बैंक्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग, ये सब एक्सटर्नल लोग हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन लेंडर्स हैं, इन लोगों से हम पैसा जो है वो लेंगे। रिलायबिलिटी की बात करें तो इंटरनल सोर्स मोर रिलायबल है, क्योंकि इस पर किसी तरीके का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉफिट नहीं है तो हमें इन पर किसी तरीके का कोई रिटर्न भी नहीं देना, जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज कम भरोसेमंद होते हैं, लेस रिलायबल होते हैं। मैं बात करूं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लासिफाई किया था। ठीक है, क्लासिफाई किया था सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस को 3 कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। जहां पर हमने पीरियड को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में डिफाइन किया था और मीडियम टर्म में डिफाइन किया था। ओनरशिप को हमने 2 तरीके से, ओनर्स फंड और बोरोड फंड में कैटेगराइज किया था, और सोर्स ऑफ जनरेशन में इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्सेस को। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड लोन्स फ्रॉम बैंक।
मीडियम टर्म में भी आपका लोन फ्रॉम बैंक है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लीज फाइनेंसिंग है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो हम ओनर्स फंड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओनर्स फंड को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तो खैर दो ही चीजें गिवन है, लेकिन ओनर्स फंड में आपके पास और भी कई सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले आपके पास है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। जब हम बात करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को जो भी पैसा मिलता है, ठीक है, जो भी उनकी जो कैपिटल होती है, चूंकि उनको जो पैसा चाहिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो वो अपनी पूरी कैपिटल को छोटे छोटे जो है वो हिस्सों में बांट लेते हैं, और इनका एक जो हिस्सा होता है वो शेयर कहलाता है। ठीक, ये शेयर ये पब्लिक में इशू करके वहां से पैसा जनरेट करते हैं, और जो लोग इन शेयर्स में पैसा लगाते हैं वो इसके शेयर होल्डर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये शेयर दो तरीके के होते थे, इक्विटी और प्रेफरेंस। मैं इनके डिफरेंस के बाद में बात करूंगा, पहले तो इक्विटी की ही सिर्फ बात कर लेते हैं। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। ये आपके साधारण शेयर, अगर हम बात करें किसी भी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स, तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स के। दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल और द पार्ट ऑफ ओनरशिप which the shareholder as the fractional owner takes the maximum risk। ये थोड़ा सा टेक्निकल लाइन है, मैं इसको आसानी से बिल्कुल समझाता हूं कि एक कंपनी में आपके पास जितने परसेंट ऑर्डिनरी शेयर्स इक्विटी शेयर्स हैं, आपके पास उतनी ही ओनरशिप उस कंपनी की है। मान लेते हैं मेरे पास किसी कंपनी के 30% ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, दैट सिंपली मीन्स कि मैं उस कंपनी के 30% हिस्से का मालिक हूं, मैं 30% वोटिंग पावर रखता हूं। वोटिंग पावर की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास कंपनी के मैटर ऑफ अफेयर्स में वोट करने का राइट होता है। इक्विटी शेयर्स आर द वाइटल सोर्स फॉर द रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल। लॉन्ग टर्म कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल की बात करें तो इक्विटी शेयर्स आपका जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल में भी आता है, यहां से आपको पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड कैपिटल रेज्ड बाय इश्यू ऑफ सच शेयर्स इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और ओनर्स फंड। इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो यहां से जो पैसा हमको मिलता है, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा जो कंपनी को मिलता है, इसको हम ओनर्स फंड का जो है वो पैसा भी मानते हैं। अब इक्विटी शेयर्स के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपनी मेरिट एंड डीमेरिट हैं, तो हम आगे डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर्स की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को, प्रोज एंड कॉन्स को। सबसे पहले मेरिट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो मेरिट इसकी कही जाती है इक्विटी शेयर्स की, ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दैट मींस इक्विटी शेयर्स के थ्रू आपको जो पैसा मिलता है वो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। आपको वो पैसा तब तक वापस नहीं करना है जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए, तब तक कंपनी के पास ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उस पैसे को हमें वापस करना है। दूसरा पॉइंट आता है नो बर्डन ऑन द कंपनी। दैट मीन्स कि अगर किसी साल हमको सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुए तो हमें किसी भी तरीके का हमारे ऊपर ये बर्डन नहीं है कि हमें इक्विटी शेयर्स को किसी तरीके का डिविडेंड देना है। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट में हिस्सा, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ रिटर्न टू देयर इन्वेस्टमेंट मिलता है। ठीक, सभी को हम रिटर्न देंगे, लेकिन अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर को हमें किसी तरीके का कोई डिविडेंड देने का ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है। इससे क्या होता है, हमारे ऊपर कोई भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। तीसरा, कंट्रोल ओवर द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो है वो कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है, कंपनी के मैटर ऑफ अफेयर्स में वोट देने का राइट होता है। हाई रिटर्न्स, किसी साल अगर प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, इन एक्सेसिव प्रॉफिट हो जाता है, तो उस साल कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीब्यूटरीज हमको ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। ठीक, नो चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। नो चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी की बात करें तो जब बाकी चीज़ों को जब हम इशू करते हैं तो हमें मॉर्टगेज करना पड़ता है। ठीक, इक्विटी शेयर्स को अगर हम इशू कर रहे हैं तो हमें अपनी कोई भी एसेट्स को जमानत पे रखने की ज़रूरत, मॉर्टगेज करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कंपनी। जो कंपनी ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करती है उसके ऊपर उतना ही लोन कम होता है। मैं
समझाता हूँ। आपको पैसे की ज़रूरत थी, या तो आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे या तो आप लोन लोगे। जितना ज़्यादा लोन लोगे उतना आप डेप्ट में जाओगे और वो आपकी क्रेडिट वर्दिनेस को कम करेगा। तो अगर कोई कंपनी एज कम्पेयर टू लोन इक्विटी शेयर्स ज़्यादा इशू करती है तो वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है और वो क्रेडिट वर्दी मानी जाती है। दैट मीन्स उसको लोन देना जो है वो सुरक्षित है। ये तो थे इसके फायदे। अब मैं बात करता हूं इसके डीमेरिट्स की, इसके नुकसान की। इक्विटी शेयर्स के डीमेरिट्स क्या है इशू करने पे? एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। एक्सपेंसिव क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, एडवर्टीजमेंट पे काफी खर्चा आता है, आपको अंडरराइटर भी अपॉइंट करना पड़ सकता है, अंडरराइटर को आपको एक्सपेंस देना, कमीशन देना पड़ेगा। तो कई सारे एक्सपेंसेस आपको जो है वो बियर करने पड़ते हैं। दूसरा, हाई रिटर्न्स टू बी पेड। आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के एवज में आपको ज़्यादा रिटर्न भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देना पड़ता है। डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। अभी हमारे पास 10,000 शेयर होल्डर हैं, तो जो भी पावर है वो 10,000 शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने 5,000 शेयर और इशू कर दिए, तो अब आपका जो पावर है वो 5,000 लोगों में और बढ़ जाएगा। तो अभी आपके पास सिर्फ 10,000 ओनर थे, अब 15,000 ओनर हो गए, तो प्रोपोर्शनेटली आपके जो पुराने शेयर होल्डर्स थे उनका पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, उनका वोटिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा। नो सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अगर हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी भी तरीके की सर्टेनिटी नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स रिटर्न आपको मिलना नहीं है। जब कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। किसी साल अगर आप कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। नो सिक्योरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट। जैसा कि इसमें बोला गया था कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है और इसका पैसा आपको रिफंड तभी होगा जब कंपनी वाइंड अप होगी। तो कभी कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो मे बी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की सिचुएशन अच्छी ना हो। तो ऐसे में कोई गारंटी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना पूरा पैसा जो है वो वापस मिल जाए। सेलिंग ऑफ शेयर्स में अफेक्ट द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कंपनी। अगर बेसिकली लोग कंपनी के शेयर्स बेचने लगे, अचानक से जो है वो मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ गई कि शेयर होल्डर डर गए और उन्होंने जो है वो अपने शेयर्स बेचने लगे, तो जो आपके शेयर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि कंपनी शायद जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या ऐसा कुछ है, तो मार्केट में आपकी जो क्रेडिट वर्दिनेस है, क्रेडिटेबिलिटी है, वो भी आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो दिस वाज इक्विटी शेयर्स। नाउ कम्स टू सेकंड पार्ट, preference shares. Preference shares are the shares which promises the holder a fixed dividend, whose payment takes priority over the ordinary shares dividend. Capital raised by issue of preference shares are also called as preference share capital. The preference share holders are in superior position over the equity shares in two ways. इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर्स को दो प्रायोरिटीज मिलती हैं। पहली चीज तो इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू करे जाते हैं तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड पहले से ही फिक्स हो जाता है। से 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 7% प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो जो शुरुआत की प्रीफिक्स परसेंटेज है, दैट मीन्स इतना परसेंट उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ कंपनीज क्रेडिटर। दूसरा, जो मैं आसान लैंग्वेज में अगर बात करूं तो प्रेफरेंस, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है प्रेफरेंस, तो इक्विटी के कंपैरिजन में इनको हर चीज में प्रेफरेंस मिलता है। किस किस चीज में? एक तो इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, जब प्रॉफिट का डिक्लेरेशन होगा तो उस प्रॉफिट के डिक्लेरेशन में डिविडेंड इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को देने से पहले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। पहला जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर्स को, देन इक्विटी शेयर्स को फाइनल दिया जाएगा। ठीक। और कंपनी कभी लिक्विडेट होती है, कभी बंद होती है, तो पहली जो पेमेंट कैपिटल की करी जाएगी वो प्रेफरेंस शेयर्स को करी जाएगी। मतलब जो पैसा आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था तो पहला पेमेंट रीपेमेंट कर दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आपके दूसरे तरीके के दूसरे टाइप ऑफ शेयर्स थे, जहां पर अगर आप पैसा प्रेफरेंस शेयर्स में लगाते हैं तो यहाँ पर श्योरिटी है कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, जो कि इक्विटी शेयर्स में नहीं होता था।
मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करूं तो मेरिट्स में अगर बात करें तो प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सबसे पहला जो फायदा है वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको जो है वो डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलेगी कंपैरेटिवली टू इक्विटी शेयर होल्डर। नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी भी तरीके का कोई वोटिंग पावर नहीं होता, इसलिए जो आपका पावर के कंट्रोल की बात करें, मान ले पहले 10,000 इक्विटी शेयर्स थे तो जो ओनर्स थे वो 10,000 है, मैंने 5,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो ओनरशिप में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, ओनर आपके 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर ही बने रहेंगे। इनकम स्टडी एंड सेफ, यहाँ पर भी जो आपको पैसा मिलता है वो किसी भी तरीके के मॉर्टगेज के बिना होता है, और दूसरी चीज ये भी आपका एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस माना जाता है। नो चार्ज ऑन असेट्स, मतलब आपको किसी भी असेट्स को मॉर्टगेज करने की जरूरत नहीं है। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रिफर्ड फॉर कॉशियस इन्वेस्टर्स। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि इसको इशू करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते। अगला जो है आपका प्रेफर्ड फॉर कॉशियस इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जैसे कि बात करें जो एडवेंचरस इन्वेस्टर्स थे उनके लिए जो है वो इक्विटी शेयर्स ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनके लिए अच्छा है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि इसमें एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पहले ही मेंशन है कि आपको हर साल एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। फिर है आपका प्रेफरेंशियल राइट्स ऑन द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी कभी वाइंड अप होती है, कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को जो है वो पैसा दे दिया जाएगा। अब अगर इसके मेरिट्स हैं तो इसके डीमेरिट्स भी हैं, इसके भी नुकसान है। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स, कभी किसी साल हमको बहुत एक्सेसिव प्रॉफिट हो गया लेकिन उसका कोई फायदा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है वो बिल्कुल फिक्स है, उससे ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आप कंपनी के मैटर में किसी भी तरीके का वोटिंग पावर नहीं रखते हैं, आप कंपनी के किसी भी काम में जो है वो अपना डिसीजन या अपना जो है वो सजेशन नहीं दे सकते। रिस्ट्रिक्ट्स द इन्वेस्टर्स फ्रॉम एंजॉइंग हायर प्रॉफिट्स, इन्वेस्टर्स वही बात है कि फिक्स रिटर्न है, मतलब किसी साल अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपको उस ज़्यादा प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। नो सिक्योरिटी और द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब चूंकि किसी भी तरीके का मॉर्टगेज नहीं रखा गया था एट द टाइम ऑफ इशू, तो कंपनी कभी वाइंड अप होती है तो आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो कंपनी को किसी भी तरीके का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपनी उस प्रॉफिट से जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है जिसमें वो पहले ही टैक्स दे चुकी होती है, तो कंपनी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, बस आप इतना समझिए कि जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी को टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं होता, जबकि जब कंपनी लोन लेती है तब वहाँ पर जो है वो उसको टैक्स एडवांटेज मिलते हैं। नॉट अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स हु विलिंग टू टेक रिस्क, अब ये पॉइंट, ये एडवांटेज जो है वो इक्विटी शेयर्स में तो था लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं है। ये कॉशियस इन्वेस्टर्स के लिए है, ठीक है, एडवेंचरस इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स नहीं माना जाता। डाइल्यूट द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक। अगले पॉइंट पर आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई जगह पूछा जाता है इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस क्या है। तो इक्विटी शेयर्स आर द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी, इट रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको डिविडेंड और कैपिटल की रीपेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो इनका अनसर्टेन डिविडेंड होता है। डिविडेंड आर पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ ऑल अदर लायबिलिटीज। इनको डिविडेंड तो मिलता है लेकिन जो डिविडेंड मिलता है वो सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद आखिरी में मिलता है। द शेयर होल्डर मे नॉट गेट एनी डिविडेंड एट द टाइम ऑफ लॉस, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है या नुकसान हुआ है तो हमें हो सकता है डिविडेंड ना में मिले। ऑल्सो दे हैव नो राइट टू गेट अरियर्स ऑफ डिविडेंड, और अगर किसी साल उनको डिविडेंड नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि अगले साल में उनको वो डिविडेंड की रिकवरी हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड्स इन प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू गेट अरियर्स ऑफ द डिविडेंड।
प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग कि तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और किसी साल हम उनको डिविडेंड नहीं दे पाए तो उस साल का जो डिविडेंड है वो अक्यूमुलेट करके आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर जो आपका रेट है वो अनसर्टेन है, किसी भी तरीके का फिक्स रेट डिविडेंड का नहीं होता इक्विटी शेयर्स में। जबकि मैं बात करूँ प्रेफरेंस शेयर्स की तो द रेट ऑफ डिविडेंड रिमेन फिक्स एवरी ईयर। यहाँ पर जो आपका प्रेफरेंस शेयर्स है वहाँ पर एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैरी वोटिंग राइट, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के पास किसी भी तरीके का कोई वोटिंग राइट नहीं होता। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स बट प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट होता है, इक्विटी शेयर की जो कैपिटल होती है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद में दी जाती है, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद दी जाती है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की जो कैपिटल है वो इक्विटी से पहले मिलती है। रिडीमेबिलिटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिडीमेबिलिटी का मतलब है रीपेमेंट। तो रीपेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनी तभी करती है जब कंपनी वाइंड अप होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेबल, ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए भी इशू किए जा सकते हैं, जबकि इक्विटी शेयर्स लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी के लिए इशू किए जा सकते हैं। आई होप मैंने आपके कई सारे जो है वो कंफ्यूजन इस डिफरेंस में क्लियर कर दिए होंगे। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, रिटेन्ड अर्निंग, जिसको कि हम प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट आपका ओन फंड्स में ओनर्स फंड का एक सोर्स ऑफ फाइनेंस या इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कहलाता है। प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट है क्या? आपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो हर साल बचा बचा के रखा, जैसे कि आप पूरी सेविंग, आपकी पूरे मंथली इनकम है, उस मंथली इनकम का 10% आप बचाते रहे, ठीक है, तो 10% बचाते रहे, तब 10-15 साल बाद वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, उस बड़े अमाउंट को आप फिर से कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ दैट ओनली। प्रॉफिट जनरेटेड बाय कंपनी दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड बट ईदर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और केप्ट एज अ रिजर्व फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हमारे को प्रॉफिट हुआ इसी साल, पिछले 10 साल से प्रॉफिट हो रहा था और उसका 1/4 हिस्सा हम क्या कर रहे थे, हम अपने पास बचा के रख रहे थे, कंपनी अपने पास बचा के रख रही थी एज रिजर्व। तो जब 10 सालों से 25% हम प्रॉफिट बचा के रख रहे हैं तो 10 साल में ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया होगा। तो अब अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहें तो हम यही पैसा जो है वो अपने एक्सपेंशन में लगा सकते हैं। इसके बड़े सारे फायदे हैं, ठीक है। इसको हम प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक। इससे फ़ायदे क्या हैं कि आपको इस इन्वेस्टमेंट पर किसी भी तरीके का कोई रिटर्न नहीं देना होगा, किसी भी तरीके का। जैसे आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते थे, इस पर आपको किसी भी तरीके का रिटर्न पे नहीं करना है। सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और चलो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं मेरिट एंड डीमेरिट पर। तो मेरिट, डिपेंडेबल एंड परमानेंट। डिपेंडेबल, अगर हमको प्रॉफिट होता जा रहा है हर साल, कन्वीनियंटली प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बिल्कुल डिपेंडेंट है कि 10 साल बाद हमारे पास अच्छा खासा सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा। और परमानेंट है, हमें इसको किसी को वापस करने की ज़रूरत नहीं है। नो एडिशनल कॉस्ट, ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई शेयर इशू करना है, डिवेंचर इशू करने हैं, एडवर्टीजमेंट देना, ये तो मेरा अपना पैसा है, हमने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया। तो किसी भी तरीके की कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं देना, ना इंटरेस्ट देना है, ना डिविडेंड देना है, तो कोई हमारे ऊपर बर्डन नहीं है। ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अब अगर इक्विटी शेयर्स और इशू करते थे तो हमारी ओनरशिप कम हो जाती थी, हमारी ओनरशिप में डाइल्यूशन होता था। अगर हमने लोन लिया तो लोन वाले हमारे ऊपर कुछ शर्तें लगा सकते हैं, इसमें किसी तरीके की कोई ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर नहीं होती और पूरा कंट्रोल एज इट इज हमारे पास बना रहता है। तो ऐसे ऐसे तो बहुत साफ साफ जब सोना ही सोना नजर आ रहा है, सब पीला पीला सोना सोना नजर आ रहा है दूर से, तो क्या इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई डीमेरिट नहीं है? जी नहीं, इसमें डीमेरिट भी है। जब हर साल हम इतना प्रॉफिट बचा के रखेंगे तो जाहिर तौर से जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिल रहा है वो कम मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे शेयर होल्डर्स के बीच में एक डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है कि हमारे को जो प्रॉफिट है वो कम मिल रहा है। और कंपनी जब कम रिटर्न देती है तो उनके जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, भाई इस समय सिचुएशन अच्छी चल रही है तो हमको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कल को लॉकडाउन हो गया अगले 3-4 महीने के लिए तो बिजनेस तो स्लम्प हो जाएगा, डाउन हो जाएगा तुरंत।
ठीक है, तो ना तो प्रॉफिट, रिजर्व बचाना तो छोड़ दीजिए, आप प्रॉफिट ही कमा ले, यही बड़ी बात है। तो तब कहाँ से आप सोर्स ऑफ ये रिटेन्ड अर्निंग जनरेट करेंगे? तो उसके बारे में अनसर्टेन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही अनसर्टेन है, आप नहीं बता सकते हो कि अगले साल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये बिल्कुल अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स का पॉइंट आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो आप इग्नोर कर देते हैं। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स लीडिंग टू ओवर कैपिटलाइजेशन। कभी कभी क्या करते हैं, आपने क्या किया कि आपने 25% या 50% रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया और उतने के आपने इक्विटी शेयर्स दे दिए। तो इक्विटी शेयर्स अभी तो आपने दे दिए उतने भर के, तो उससे क्या हुआ, आपका ओवर कैपिटलाइजेशन, ज़्यादा कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, जिसमें आपको रिटर्न देने में दिक्कत होगी बाद में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। ठीक, जीडीआर है, एडीआर है, आईडीआर है, ये तीन डिफरेंट पॉइंट्स हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा जीडीआर, एडीआर और आईडीआर को। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स की बात करें तो अगर कोई बाहरी कंपनी या कोई बाहरी इन्वेस्टर हमारे वहाँ जो है हमारे शेयर्स में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि हमारा जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी फ़ायदेमंद कहा जा सकता है, या इसमें कई सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट हमारे वहाँ जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अकेले इन्वेस्टर्स और हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, अगर वो सिंगल इन्वेस्टर है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर उन फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो है वो कन्वीनियंस के लिए हम कर सकते हैं, हम अपने इंडियन कंपनी के जो शेयर हैं, ठीक है, उसको जीडीआर में कन्वर्ट कर दें। जीडीआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम इशूइंग कंपनी किसी डोमेस्टिक, मतलब इंडियन किसी बैंक में अपने शेयर्स डिपॉजिट करेगी, ठीक है, ये इंडियन कंपनी जो है उसको जीडीआर में कन्वर्ट करके उसको बाहरी कंपनी को भेज देगी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे 10 शेयर्स थे, इसको एक जीडीआर में हमने कन्वर्ट कर दिया। जीडीआर का मतलब अब वो इंडियन शेयर्स ना होकर वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स में कन्वर्ट हो गया। 10 शेयर्स को हमने एक जीडीआर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इशूइंग कंपनी ने डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को दे दिया, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक ने बाहरी किसी बैंक को दे दिया, और बाहरी किसी बैंक ने इसको जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स में इशू कर दिया। It's an instrument in which a company located in domestic country issues one or more of its shares or convertible bonds outside the domestic country. In GDR, an overseas depository bank, that is, a bank outside the domestic territory of a company, issues shares of the company to the resident outside domestic territory. Such shares are in the form of depository receipts or certificate created by overseas depository bank. Issue of global depository receipts is one of the most popular ways to tap the global equity market. क्यों फ़ायदेमंद है ये, या क्यों ऐसा किया जा रहा है कि हम अपने शेयर्स को जो है वो जीडीआर में कन्वर्ट करते हैं? पहली चीज़ तो मेरा जो शेयर है वो बाहरी मार्केट तक बड़े आसानी से, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा आसान एक तरीका हो गया। ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट सा प्रोसीजर था। ठीक है, तो हमने उसको जब जीडीआर में कन्वर्ट किया, तो जब जीडीआर में कन्वर्ट किया, ग्लोबल गए, तो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक रेपुटेशन है, ये गुडविल है, वो भी बढ़ेगी, और दूसरा जो बाहरी फंड्स है वो भी हमारी कंट्री में जो है वो आएंगे। ठीक है, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है जो मैंने अभी समझाया। द डोमेस्टिक कंपनी एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक for the purpose of GDR. The overseas depository bank then enters into custodian agreement with the domestic custodian of such a company. हमने हमारी
बाहरी जो बैंक है वो हमारी बैंक के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। द डोमेस्टिक कस्टोडियन होल्ड्स द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, यहाँ से हमने इक्विटी शेयर्स यहाँ पर दिए। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक कस्टोडियन द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशूज शेयर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, और इन्होंने यहाँ किया, इन्होंने जीडीआर में कन्वर्ट करके उसको फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे दिया। जनरली जो आपके जीडीआर होते हैं वो यूएस डॉलर में, मतलब अमेरिकन डॉलर्स में जो है वो डिनोट होते हैं। क्या एडवांटेज है? जीडीआर प्रोवाइड्स एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल मार्केट, फॉरेन कैपिटल से आपको पैसा जो है वो आसानी से आप गैदर कर सकते हो। जीडीआर एक्सपेंड्स द ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ द कंपनी विच हेल्प्स इन सेटिंग गेटिंग इंटरनेशनल अटेंशन एंड कवरेज। अगर हम जीडीआर इशू करते हैं तो हमको इंटरनेशनल अटेंशन मिलती है, मतलब सीधी सी बात है, आपके सराउंडिंग्स में कोई बंदा जो है बाहर से पढ़ के आ गया तो बहुत काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है वैल्यू मानी जाती है। तो हमारी कोई कंपनी अगर बाहरी कंट्रीज के अंदर जो है वो क्या कहते हैं अपने शेयर्स दे रही है जीडीआर के फॉर्म में, तो उसका भी एक रेपुटेशन बढ़ेगा। जीडीआर आर लिक्विड इन नेचर, दैट मीन्स दे आर हाईली कन्वर्टेबल इनटू कैश, आसानी से हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर फ्री ट्रांसफरेबल एंड इंक्रीजेस द शेयर होल्डर्स बेस ऑफ द कंपनी। डिसएडवांटेजेस क्या है? वायलेटिंग एनी रेगुलेशंस कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस अगेंस्ट द कंपनी, क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी जो है इन्वॉल्व होती है, तो अगर हमने किसी भी एक्सचेंज किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया तो उसमें हैवी कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी के ऊपर पड़ सकते हैं उसके। डिविडेंड्स आर पेड इन डोमेस्टिक कंट्रीज करेंसी विच सब्जेक्ट्स टू वॉलेटिलिटी इन द फॉरेक्स मार्केट। अब चूंकि फॉरेन एक्सचेंज में बड़ा सारा डिविएशन टाइम टू टाइम होता रहता है, तो उस एक्सचेंज रेट के डिफरेंस का असर भी जो है वो डिविडेंड पर पड़ेगा। इट इज मोस्टली बेनिफिशियल टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ड्यू टू देयर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट हाई अमाउंट इन जीडीआर। जीडीआर जनरली जो है वो बड़ी अमाउंट में कन्वर्टेड होते हैं, अच्छे खासे अमाउंट में कन्वर्टेड होते हैं, तो जनरली जीडीआर में वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास जो है अच्छी अर्निंग है। जीडीआर इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, और जीडीआर की बात करूं एज एन इन्वेस्टर्स ये बड़ा एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसीडर किया जाता है। तो दीज वर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जीडीआर। देन कम्स टू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, एडीआर। सिमिलर है, बस एक ही डिफरेंस जीडीआर से आता था कि जीडीआर आपका अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली इशू किया जाता था। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए। प्रोसीजर सेम है, इंडियन कंपनी ने अपने जो शेयर्स हैं वो दिए डीसीबी को, डीसीबी ने अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक को दिए, अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक ने इसे एडीआर में कन्वर्ट करके अमेरिकन इन्वेस्टर्स को दे दिए। ये भी बेसिकली क्या है, यूएस डॉलर्स में जो है वो कन्वर्टेड है, ठीक है, ये भी यूएस डॉलर्स में ही कन्वर्टेड होते हैं। और सेम वही एडवांटेजेस हैं जो आपके जीडीआर में थे कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर हम अमेरिकन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे। अमेरिकन इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना आसान हो जाएगा विद दिस, ठीक है, और हमारी रिलायबिलिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी कंपनी की। अब बात करते हैं आईडीआर की। आईडीआर का मतलब सिमिलरली जैसे इंडियन कंपनी बाहर जो है वो जीडीआर एडीआर इशू कर रही थी, इसी तरीके से अगर बाहरी कंपनी इंडियन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आईडीआर इशू कर सकती है। मैं मान लेता हूँ कोई अमेरिकन कंपनी थी, तो अगर मैं एज एन इंडियन अमेरिका के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मुझे बहुत सारे नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक में, और बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी वही काम किया, अमेरिकन कंपनी ने हमको टैप आउट या हमारे जैसे दूसरे इन्वेस्टर्स को टैप आउट करने के लिए क्या किया, अपने जो शेयर्स हैं उसको अपनी बैंक को दिया, उस बैंक ने यहाँ इंडियन बैंक के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, इंडियन बैंक ने उसे आईडीआर में कन्वर्ट करके इंडिया के मार्केट में इशू कर दिया। हमारे जैसे इन्वेस्टर्स गए और उनको जो है वो खरीद लिया। ये रुपी डिनोमिनेशन में है। आईडीआर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, रुपए में, ठीक है। तो आईडीआर बेसिकली क्यों इशू किया जाता था, टू टैप आउट इंडियन इन्वेस्टर्स, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रिएटेड हिस्ट्री इन द इंडियन कैपिटल मार्केट बाय बिकमिंग द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू कम अप विद आईडीआर इशू, ठीक। So with this we are winding up the very first part of this topic, sources of business finance.
गाइज वही रिक्वेस्ट है, चैनल वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है, ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, हेल्पफुल है, ठीक है। और हाँ, अगर किसी भी तरीके की कोई कोई क्वेरी है, किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी सजेशन, अपने क्वेश्चन जो है वो वहाँ ड्रॉप आउट कर सकते हैं। विद दिस वी आर वाइंडिंग अप द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।